Physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। अब स्टडी करना मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी नेचुरल फिनोमिना हम देखें, एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं ये ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं हवा में ऐसे ड्रॉप कर दूं नीचे आएगा। अब ये नेचुरल फिनोमिना हुआ। अब इसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज देखिए ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मीजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीजर, which can be measured and which follows the laws of nature, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो नेचर के लॉ को फॉलो करती है। नेचर मींस फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिसको हमें मेजर करना होगा। पहला तो इसका मास, कुछ ना कुछ कंटेंट होगा इसमें, वही मास कहलाएगा इसका, और इसका मास हम मेजर कर सकते हैं, तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसकी लेंथ भी तो हो सकती है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, 4 इंच 5 इंच कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो ये भी मेजर किया जा सकता है, मतलब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसकी लेंथ। जब हम इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो इसको नीचे पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, तो ये भी हम मेजर कर सकते हैं कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये नीचे आ रही है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी होगी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एक्सीलरेशन है कि नहीं है इसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाकर ग्राउंड को हिट करेगा, तो हिट जब किया तो ग्राउंड पर कितना फोर्स या कितना प्रेशर अप्लाई किया, ये भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। समझ गए होंगे। अभी फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। वैसे इससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि सारी की सारी चीज तो हम मेजर कर सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, हम सब कुछ मेजर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीजें हैं which कैन नॉट बी मेजर। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको देख के खुश हुआ, तो कितना खुश हुआ, क्या मैं बता सकता हूं नंबर्स में कि 2 खुश हुआ, 10 20 कितना खुश हुआ, 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम या 5 मीटर 10 मीटर। आई कैन नॉट रिप्रेजेंट दी हैप्पीनेस इन नंबर्स। खुशी को मैं नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, या दुख को भी। कोई अगर दुखी है, कितना दुखी है, बस यही तो बता सकता है कि बहुत दुखी है या कम दुखी है। अब नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करेगा, मेजर कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। Which can not be measured are not called physical quantities, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाती हैं। खुशी, दुख, डर, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, जिनको मेजर किया जा सकता है और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और दूसरी टाइप की जो होती है वो होती है derived क्वांटिटीज। derived, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, derived क्वांटिटीज क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आप जानते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया कुछ के बारे में, जैसे मास, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद लेंथ, लेंथ भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है, टेम्परेचर। ये सारी की सारी चीजें किसी और दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या हो सकता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
तो ये सारी की सारी कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कितनी हुई? 7 हो गए होंगे, काउंट कर लीजिए। तो ये सातों कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब समझ लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाई जाती हैं उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है एरिया। एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ तो एक तरह का लेंथ है ही ये, और ब्रेड्थ भी तो एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ इसमें 2 टाइम्स लिया गया तब जाके बनी एरिया। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड, ये भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड कैसे आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस एक तरह की लेंथ और ये टाइम। तो लेंथ और टाइम इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलाकर बनी है, तो स्पीड इज आल्सो डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के। तो आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, तो कुछ मैं लिख देता हूं। एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ठीक है, ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गए। तो आप समझ चुके हैं व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट। अब यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? द chosen standard of any physical quantity which is the essentially same nature is called the unit of that physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर कोई हम चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें, कोई एक मेजरमेंट ले लें, तो वही मेजरमेंट जो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने चूज की है उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहलाती है। और यूनिट भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मैंने ले लिया है क्यू, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम n इंटू यू के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब नंबर और वो यूनिट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है आपको, ये बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो मेजर करने के लिए क्या लेंगे आप? वो स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे जिसको हम यूनिट कहेंगे, और उसी यूनिट को आप बारी बारी रख के इससे कंपेयर करेंगे कि कितने यूनिट के बराबर ये है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर होती है लेंथ की यूनिट, तो आपने 1 मीटर की स्केल ली, यहां पहले रखा, यहां तक आया, सेकंड टाइम में यहां तक आया, और थर्ड टाइम में, मतलब 3 बार आपको इस पे रखनी पड़ी। तो इसमें जो नंबर लिखा जाएगा वो 3, और यूनिट इसकी क्या, आपने 1 मीटर करके 3 बार ली थी, तो इसकी मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ हो जाएगी बोर्ड की वो कितनी? 3 मीटर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो आपको मेजरमेंट समझ में आ गया कैसे किया जाता है। अब अलग अलग जगह पर मेजरमेंट करने की जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स वो अलग अलग ले सकते हैं। अब इसकी कई सिस्टम बनाई गई है, पूरी इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बस आप समझ लीजिए कि कई सिस्टम बने हैं। कौन कौन से? एक जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो है MKS सिस्टम। MKS मींस लेंथ को, देखिए कोई भी अगर सिस्टम हम बताते हैं, यूनिट का सिस्टम, वो मेनली 3 फिजिकल क्वांटिटी में बताई जाती है, मास, लेंथ और टाइम। इन्हीं से हम मेजरमेंट के सिस्टम का नाम देते हैं। जो यूनिट का सिस्टम है उसका नेम हम मास, लेंथ और टाइम इन्हीं 3 फिजिकल क्वांटिटीज से करते हैं। तो पहला है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ? जो लेंथ होगा, लेंथ वो मीटर में मेजर किया जाएगा। M फॉर मीटर, ठीक है। K फॉर किलोग्राम, ये बता रहा है मास की यूनिट, तो मास मेजर अगर होगा वो किलोग्राम में। और तीसरा S मतलब सेकंड, टाइम मेजर होगा सेकंड में। तो ये पहली सिस्टम हुई मेजरमेंट या यूनिट की पहले सिस्टम MKS सिस्टम। ऐसे कुछ जगह पर जो यूज होती है वो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम MKS सिस्टम से थोड़ा छोटा है, थोड़ी अलग वैल्यू होती है, तो ये दूसरी तरह की सिस्टम बनाई गई। इसमें क्या है? C फॉर सेंटीमीटर, जो लेंथ मेजर होगी वो मीटर में नहीं बल्कि आपकी सेंटीमीटर में मेजर होगी। मास ग्राम में मेजर होगा, तो G फॉर ग्राम, और S सेकंड, टाइम की वही है सेकंड। इसी तरह एक और सिस्टम है FPS। FPS सिस्टम भी एक सिस्टम है।
एफ का मतलब फुट। लेंथ की एक मेजर करने की यूनिट फुट भी होती है, जिसको अक्सर फीट हम लोग बोलते हैं। तो फीट। पी फॉर पाउंड की अक्सर लंदन वगैरह में यूनिट पाउंड चलती है, तो मास मेजर करने की यूनिट पाउंड, और टाइम की वही सेकेंड। तो एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये अलग अलग तरह के यूनिट्स के सिस्टम बनाए गए हैं। लेकिन जब एक सिस्टम में रहने वाला व्यक्ति जब ऐसी जगह पर जाता है जहां पर दूसरा सिस्टम चल रहा होता है, तो उसको बहुत कंफ्यूजन होती है कि कितने मेजरमेंट की बात करें। जैसे कोई एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रहा है और ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो जिसको एमकेएस सिस्टम पता है, बाकी सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर वो ऐसी जगह पर जाता है जहां पर सीजीएस सिस्टम चल रहा है या एफपीएस सिस्टम चल रहा है, अब वो अगर अपनी हाइट बताना चाहे कि मैं कितनी हाइट पर उड़ रहा हूं, तो वो क्या बताएगा? आई एम फ्लाइंग अबव द 4000 मीटर या 5000 मीटर, ऐसे ही तो बताएगा। लेकिन अब जो नीचे एफपीएस सिस्टम वाला बैठा है, वो उसकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल हाइट पता करने में उसको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि 4000 मीटर अगर अपनी यूनिट में जो कि सेंटीमीटर है या फीट है उसमें कन्वर्ट करें तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम ना हो, एक और यूनिट की सिस्टम बनाएगी, उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट। नेक्स्ट है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसको सब फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली फॉलो होता है जो, उसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अलग अलग सिस्टम ना बोलकर इसको बस एक ही यूनिट के रूप में जाना जाता है, उसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। और ये किस लिए बनाई गई? ताकि अलग अलग यूनिट से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सब एक यूनिट के बारे में जाने, उसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूं क्योंकि मेन डायमेंशन हमें पढ़ना है। तो अब चलते हैं डायमेंशन की तरफ। चलिए देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी टू व्हिच इट इज रेज्ड टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट लगाई जाती है, वही कहलाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या हुई? जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, वही पावर या एक्सपोनेंट ही कहलाता है डायमेंशन। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम किस फॉर्म में लिखेंगे ये समझ लेते हैं। अगर डायमेंशन हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन फिक्स की गई है और उन्हीं से आगे जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उन सब की डायमेंशन हम निकालते हैं। तो क्या क्या फिक्स डायमेंशन है? जैसे लेंथ की फिक्स दी गई है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब की फिक्स की गई है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। अगर कहीं पर लेंथ आता है, लेंथ कोई ऐसी डायमेंशन आती है जिसमें लेंथ की बात हो रही है, तो उसको हम L से लिखेंगे। L कुछ ऐसे, ध्यान रखिएगा, एक ऐसे ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम सिर्फ L लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा ये लेंथ की एक डायमेंशन। ठीक है, इसी तरह से अगर मास आता है तो मास का पहला लेटर जो कि M है, कैपिटल M, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी? मास की एक डायमेंशन। ध्यान रखिएगा। ऐसे टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे, कैपिटल T फॉर टाइम। टेम्परेचर की देखिए, टेम्परेचर और टाइम दोनों की स्टार्टिंग जो कि T से हो रही है, इसलिए टेम्परेचर का थोड़ा बदल दिया गया। टेम्परेचर को हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो वाला थीटा सुना होगा। तो थीटा से हम डिनोट करते हैं क्या? टेम्परेचर की डायमेंशन। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन है उसको हम नॉर्मली किसी बुक में A से लिखा है या कुछ बुक में अदर भी लिखा होगा, तो जनरली हम A से ही डिनोट करते हैं। किसकी डायमेंशन? इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन A से डिनोट करते हैं। और केवल इतने की ही हमें जरूरत पड़ेगी, जो तो बाकी बचती है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई कुछ फिक्स डायमेंशन।
अब इन्हीं से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन हम निकालेंगे। अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल सबसे छोटा ले लेता हूं मैं, एरिया का। एरिया हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें फॉर्मूला याद है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, यही तो होती है। अब लेंथ तो एक तरह की लेंथ है ही, विड्थ भी तो एक तरह की लेंथ है। तो यहां पर लेंथ की देखिए, एक बार लेंथ जो कि लेंथ हम बोल रहे हैं वो डायमेंशन, और दूसरी बात जो हम विड्थ बोल रहे हैं उसमें भी लेंथ की डायमेंशन है। तो लेंथ की दोनों बार डायमेंशन, इसका मतलब लेंथ की दो डायमेंशन होंगी। लिखेंगे कैसे? देखिए एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। स्पेलिंग पूरी नहीं लिखा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ की देखिए डायमेंशन क्या हो जाएगी? L, और ब्रेथ की डायमेंशन क्या है? उसकी भी L। तो ये इस तरह से आ जाएगी L2, ठीक है, L2, ठीक। अब यहां पर अगर कोई पूछे डायमेंशन क्या हुआ, ये डायमेंशन नहीं है L इज नॉट डायमेंशन, ये डायमेंशन है 2, लेकिन इसको हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं। याद रखिएगा डायमेंशन ऐसे सिंगल में नहीं, अगर आप स्टैंडर्ड डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है तो MLT के फॉर्म में लिखना होगा। तो अगर हम एरिया में देखें तो M की कितनी डायमेंशन मिल रही है? कोई डायमेंशन नहीं, 0। L की कितनी डायमेंशन मिल रही है? 2। और T की कितनी डायमेंशन? टाइम की तो नहीं है, टाइम की भी 0। तो ये हुआ एरिया की डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ये जो पावर दिख रही है, पावर 0 2 0, ये कहलाएगी डायमेंशन ऑफ एरिया। समझ में आ गया होगा? तो डायमेंशन क्या हुई? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, ये जो एमएलटी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन थी, तो उनकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके ऊपर कितनी पावर या एक्सपोनेंट लगाई गई है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यही कहलाती है डायमेंशन। इट इज 0 2 0 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, which tells us that it has 0 dimension of mass, 2 dimension of length and 0 dimension of time। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आई होगी। सबसे छोटा एग्जांपल लेके आपको दिखाया। तो डायमेंशन ये हो गई, और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछे तो ये m0 l2 t0, एक बड़े ब्रैकेट में लिखना है, हमें ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इरेज कर देता हूं। मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इधर ले ली है, अब इनकी डायमेंशन मैं आपको लेके दिखा देता हूं कि कैसे डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला हम किस फिजिकल क्वांटिटीज की निकाल सकते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, टफ बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप बुक में अगर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले, बहुत सारे टफ फॉर्मूले जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फोर्स की, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, लेकिन अभी आपने वो पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए आपको कठिन लगेंगे, टफ लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे वो चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो मेन है फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फॉर्मूला तो आपको उसका ही याद होगा ना जिसको आप पढ़ेंगे। जैसे नाइन्थ क्लास अगर आप जैसे स्टार्ट करते और तुरंत ही पहले दिन मैं आपसे पूछ लेता, बताओ व्हाट इज मोमेंटम, बता पाते? टफ लगता आपको। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं मोमेंटम क्या है, आप बता देंगे? मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं, बता देंगे कि नहीं? तो अब आपके लिए ये आसान है क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आपको ध्यान होगा फर्स्ट लेक्चर में जो पहला लेसन है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसमें ही बता दिया गया था आपको कि आपको अब जितनी भी फिजिक्स अब तक लोगों ने जाना है, समझा है, परखा है, वो सब आपको उस चैप्टर में पढ़ा दी जाएगी। और वही हुआ, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दी गई है, लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो और उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। इसलिए वो फॉर्मूला जो आपकी बुक में आप देख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो बड़े बड़े लंबे लंबे फॉर्मूले निकाले हैं, उनको देखकर घबराइएगा बिल्कुल नहीं, डरिएगा नहीं। बस आप इतना ध्यान रखिए, बहुत आसान है, मेन इसका फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस उसके थ्रू आप डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे एरिया का, इसके पहले मैं लेके दिखा चुका हूं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ की डायमेंशन L और ब्रेथ की भी डायमेंशन L, तो L2। अब ये लेंथ के अलावा कुछ और इसमें डायमेंशन तो नहीं दिख रही है,
ना तो हमें मास की डायमेंशन दिख रही है ना टाइम की डायमेंशन, और हम लिखते हैं फॉर्म देख लीजिए mLT, कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए, याद रखिएगा। तो m नहीं मिल रहा है तो m क्या हो जाएगा 0, L2 और T भी 0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। सेम इसी तरह अगर हम वॉल्यूम का लिखें तो इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। एक और डायमेंशन इसमें हो जाती है हाइट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या देगा, देखिए लेंथ एक तरह की लेंथ, इसके लिए L, ठीक है, ब्रेड्थ की भी L और हाइट की भी L। तो L मतलब लेंथ की कितनी डायमेंशन हुई, लेंथ की 3 डायमेंशन हो गई, बाकी कोई और डायमेंशन इसमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब m की पावर 0 और t की पावर 0। तो m0 L3 t0, इसको ऐसे पढ़ते हैं m0 L3 t0 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ गया, आसान है। इसी तरह हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है। अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो होता है स्पीड या वेलोसिटी के लिए। ये स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम इसमें डायमेंशन देखें तो डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की एक दिख रही है जो कि लेंथ है, तो L1 हो जाएगा, L1। नीचे टाइम, देखिए टाइम से डिवाइड हुआ है, अगर हम टाइम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 लगेगी, वो लगेगी इसमें। तो टाइम का मतलब t, और नीचे से हम ऊपर लेके गए हैं तो t की पावर -1, तो L1 t -1। इसमें जो मास है उसकी डायमेंशन नहीं मिल रही है तो m0। ये हो जाएगी स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन m0 L1 t -1। या आपको अगर सिर्फ इतना कहना है LT-1 तो भी कह सकते हैं, ठीक है। जो डायमेंशन नहीं है, 0 है, उसको आप नहीं भी बोलेंगे तो भी आपका सही है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसे लिखना है MLT के फॉर्म में, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल या टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी एक तरह की वेलोसिटी हुई। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, L1 t -1। देखिए L1 t -1 हुआ अपॉन टाइम नीचे है तो t, कुछ इस तरह से, या ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। अगर एक साथ लिखेंगे तो t ये ऊपर जाके इस -1 और एक और -1 मिल जाएगा, हो जाएगा m0 L1 t -2। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कितना आया, m0 L1 t -2। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का। ऐसे अगर हम फोर्स का निकालें तो फोर्स का भी फॉर्मूला आपको पता है क्या, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशन देखो होता है m, मास का डायमेंशन m या m1 कहें, और एक्सेलरेशन का अभी हम इससे पहले निकाल चुके हैं m0 L1 t -2। तो इसी को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, ये m1 m0 में अगर ऐड होगा तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं m1 L1 t -2। समझ में आया। नेक्स्ट प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन देते हैं ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया है। अब या तो आप इनकी अलग अलग निकालिए, फोर्स का अलग एरिया का अलग, और लाके फिर सॉल्व करिए। नहीं तो आप निकाल चुके हैं इसके पहले भी, फोर्स की देखिए इससे पहले निकाला है क्या, ML1 t -2, ये फोर्स की होगी। एरिया की देखिए सबसे पहले आपने निकाला था एरिया की L2, ठीक है, L2। हाँ इसमें m0 t0 भी है, लेकिन L2 अगर लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर अभी लिखें बाद में पूरा लगा देंगे, तो ML1 t -2 और नीचे L2। ये L2 जब ऊपर जाएगा क्या बना देगा इसको, 1, और नीचे से जाएगा -2, 1 -2 होता है -1, तो ये पूरा हो जाएगा m1 L -1 और t -2। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का है, ठीक है। इसी तरह मोमेंटम का आपको फॉर्मूला अभी बताया था, मास इनटू वेलोसिटी।
m इंटू वी, और मास का क्या होता है m, और वेलोसिटी का देखिए ऊपर निकाल चुके हैं वेलोसिटी का L1t माइनस 1, L1t माइनस 1, तो इस तरह से आ जाएगा मोमेंटम का m l माइनस, सॉरी इसको फिर से लिख देते हैं, दूर पर m जो कि मास है, वेलोसिटी का Lt माइनस 1, तो mLt माइनस 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। वर्क क्या होता है, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या, फोर्स का देखिए F बराबर m से आ गया m1 या mLt माइनस 2, फोर्स का होता है mLt माइनस 2, ठीक है, क्लियर है, ये किसका हुआ, फोर्स का, इनटू डिस्प्लेसमेंट भी तो एक चाहिए, मतलब एक लेंथ, और इसका हो जाएगा क्या m, एक l यहां थी, एक l यहां, मिल जाएगा L2, तो mL2 और t माइनस 2, ये किसका हो गया, किसका, वर्क का। इसी तरह पावर का अगर निकालें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब W अपॉन T, W का डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, mL2t माइनस 2 अपॉन टाइम, टाइम का तो डायमेंशन फॉर्मूला T ही होता है, और इस तरह से आ जाएगा mL2t, देखिए यहां से एक t ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, mL2t माइनस 3, आपको दिख रहा होगा। तो कितनी आसानी से ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल दिए हैं, एक सरफेस टेंशन बचा है लेकिन जगह आगे नहीं बच रही है, तो देख रहे हैं कि आप कैसे आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला इन सबका हमने निकाला। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कैपिटल G से भी जानते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, अक्सर आप एग्जाम पेपर में देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अक्सर पूछता है। तो कैसे निकलेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप इसके लिए याद कीजिए कि आपने कहां पढ़ा था, 9th क्लास में एक चैप्टर था ग्रेविटी में, आपने उसमें पढ़ा था। तो ग्रेविटेशन में आपने एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस जो कि हम कहते हैं स्मॉल r, इस पर अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को एक तरह का फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स न्यूटन ने बताया डिपेंड करता है इन दोनों के मासेस पर, m1 m2, ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के जो ऑब्जेक्ट है, दोनों के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बात न्यूटन ने बताई, और दूसरी बात बताई कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह दोनों फॉर्मूला मिला के बना था F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इस तरह आ गया था फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यही कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यही है कैपिटल G। तो हमें इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो पहले इसकी हमें फॉर्मूला देखनी पड़ेगी क्या आएगी। अगर हम कैपिटल G की वैल्यू निकालें तो देखिए r को अगर हम सेंड कर दें फोर्स की साइड, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये आ जाएगा कैपिटल G का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन आसानी से। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला निकालना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला तो तभी याद होगा जब आप पढ़े होंगे, इसको आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आसानी से आपने फॉर्मूला निकाल लिया। तो देखते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी। तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, देखिए ये फोर्स है, और फोर्स को अगर आपको स्प्लिट करके निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r स्क्वायर अपॉन, ये भी मास है एक तरह का और m2 भी एक तरह का मास है। हम यहाँ पर
क्वांटिटी लेंगे, कैसी है, m1 कोई एक मास ही तो है, तो सिर्फ m ने ले लिया, m2 भी तो कोई मास है, उसका भी हमने ले लिया। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला g की जो आईडी कुछ इससे निकलेगी, ठीक है। अब देखिए m का तो कैपिटल M हमने लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में। एक्सेलरेशन a बराबर क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का lt-1, तो इसका हो जाएगा lt-2, किसका, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2, साथ में आपको r स्क्वायर दिख रहा है, और r क्या है, दोनों के बीच की लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए l2 लिखेंगे अपॉन एक मास ही तो m2। समझ में आया। इस m को अगर ऊपर भेज दे तो एक ऊपर है और दो नीचे से आएगा, नेगेटिव हो जाएगा m-1, और l देखिए कितना मिल रहा है, एक यहां पर, दो यहां पर, 3, m-1 l3 और p-2, तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये आ जाएगा हमारा आंसर, इस तरह से निकलेगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। एक और जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में आ जाती है, वो है प्लांक्स कांस्टेंट। अब प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में आपने कहां पढ़ा है, शायद पढ़ा होगा कि जो सन से लाइट आती है, एमिट होती है, वो छोटे छोटे एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में आती है, और वो एनर्जी होती है E = h न्यू। कुछ यही आपने पढ़ा था। ये जो h है इसी को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और अगर h का फॉर्मूला यहां से निकाले तो E/न्यू, मतलब एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। कोई वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें कितनी एनर्जी है ये निकालने के लिए h न्यू ये फॉर्मूला होता था। तो प्लांक कांस्टेंट h कैसे निकलेगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, E/न्यू। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, एनर्जी क्या होती है, जब हम कोई वर्क करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तब तक वो वर्क डन नहीं कर पाएगी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो कि वर्क डन का होता है, ठीक है। अब वर्क डन हम कैसे निकालते थे, W = F × S निकाल लीजिए, या तो एनर्जी का आप यहां से निकाल सकते हैं ½ mv² से। एनर्जी = क्या, ½ mv²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो चाहे जो टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा। एनर्जी की डायमेंशन यहां से कैसे निकलेगी, देखिए हाफ तो एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, इसको छोड़ देंगे, बचा m मतलब मास, मास की डायमेंशन कैपिटल M। इसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन, जो कि हो जाएगा lt-1, लेकिन स्क्वायर भी तो लगा है, स्क्वायर कर देंगे दोनों का तो आ जाएगा l2t-2। तो इस तरह से आ जाएगा ml2t-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, एनर्जी का। एनर्जी का आपको समझ में आया। एनर्जी का अगर आप नहीं पढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता है। अब अगर हमें प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, लाके पुट कर दो। देखिए एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 अपॉन इट इज फ्रीक्वेंसी। ये वेलोसिटी वाला v नहीं है, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की क्या डायमेंशन होगी, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वही होगी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो होती है वो है पर यूनिट टाइम, मतलब t-1। ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा, t-1, क्योंकि आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है 1 टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का t, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की क्या आ जाएगी 1/t, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो t-1। ये आ गई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इनको अगर हम सॉल्व करें, t को ऊपर लेके जाएं तो ml2 और -2 यहां 1 प्लस ऊपर जाएगा, हो जाएगा t-1। ml2t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये समझ में आ गया।
ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपनी बुक में देखने को मिलेंगे। तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आगे लगा भी दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, अभी डायमेंशन खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए।